This conference will now be recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो केस टेकिंग का सेकंड पार्ट है वो आज लेने वाले हैं। केस टेकिंग यानी जो डायग्नोसिस पार्ट के लिए रिलेटेड बहुत जरूरी है। कोई भी हमारे सामने केस आती है या पेशेंट आता है, उसको हमें कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से देखना है, इसके लिए हम केस पेपर लेते हैं। उसके जो कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी जो आगे के 3 पॉइंट्स है और जो मॉडर्न के पॉइंट्स है वो लेके फाइनलाइज करने तक हम जाएंगे। सी 8वां पॉइंट है वो है कोंडा। कोंडा यानी बेसिकली स्केल्स, उसको जो हम मोर साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं वो है पटलवार। अभी कोई हमारे पास पेशेंट आता है जिसको, ठीक है, वो स्केल्स लेके आता है, वो कैसे हो सकते हैं? अल्प या बहु यानी थोड़े हो सकते हैं, या बहु बहु यानी बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कैसे हो सकते हैं? तनु, घन, पाषाणवत। तनु यानी थिन स्केल्स, घन यानी मीडियम जो बोलते हैं मॉडरेट टाइप यानी थिक स्केल्स, पाषाणवत यानी वेरी हार्ड स्टोनी हार्ड स्केल्स। इस हिसाब से 3 तरह के स्केल्स रहते हैं। वर्ण, स्केल्स का कलर भी कैसा है। सी, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ग्रीसी स्केल्स। ग्रीसी स्केल्स इज सीन इन टीनिया वर्सिकुलर, या ग्रीसी सेल्स या ब्रैनी स्केल्स भी उसको बोलते हैं। टीनिया वर्सिकुलर एक फंगल इन्फेक्शन सिद्ध में बोलते हैं। इसमें जो स्केल्स रहते हैं वो जैसे धान रहता है ना, धान का भूसा रहता है ना, उस हिसाब से वो दिखता है। दैट इज द ग्रीसी स्केल्स और ब्रैनी स्केल्स। देन ग्रीसी स्केल्स, इट इज द व्हाइटिश वन। देन सीबोरिक डर्मेटाइटिस, उसमें जो स्केल्स है उसमें कलर देखिए, येलो कलर्ड स्केल है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस या क्रेडल कैप बच्चों में रहता है, उसमें जो स्केल्स के कलर रहते हैं वो येलो कलर के रहते हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस। ओके, थर्ड वन इज सिल्वरी स्केल्स। सोरियासिस में जो स्केल्स रहते हैं वो टिपिकली सिल्वरी स्केल्स रहते हैं। तो हमने जो वर्ण पॉइंट है वो यहाँ पे कवर अप भी कर लिया। सी, जिसमें ब्राउनी स्केल्स रहते हैं, टिपिकल व्हाइटिश वाले सिंपल रहते हैं, भूसे की तरह दिखते हैं, दैट इज सीन इन टीनिया वर्सिकुलर। जो येलो कलर के स्केल्स रहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस में रहते हैं, क्रेडल क्रैब हम जिसको बोलते हैं। इवन एडल्ट्स में भी ईयर एरिया में नेजुलेबियल फोल्ड्स में वो दिखते हैं, उसमें येलो स्केल्स रहते हैं। और स्काल सोरियासिस में टिपिकल सिल्वर स्केल्स रहते हैं। जो ब्राउनी स्केल्स रहते हैं, ये देखिए, ये अल्प मात्रा में रहते हैं, यानी उसमें बहुत स्केल्स नहीं रहते। इवन ये यहाँ पे दिख रहे बच्चों में कि बाबा बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन एडल्ट्स में जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस में जो येलो स्केल्स रहते हैं वो भी अल्प मात्रा में रहते हैं। लेकिन सिल्वरी स्केल्स में या सोरियासिस में जो स्केल्स रहते हैं, सिल्वरी स्केल्स रहते हैं, वो बहु मात्रा में या बहुत मात्रा में रहते हैं। स्काल्प सोरियासिस में तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। देन उसी तरह से जो हमने देखा था कि उसके जो डिवीजन है, यानी कैसा, तनु, घन और पाषाणवत। ये जो स्केल्स है, अभी ये तनु स्केल्स है। तनु यानी जहां पे अंदर की स्किन दिखती है, यू कैन सी अंडर स्किन, यानी अंदर की जो स्किन दिखते हैं उसको हम तनु बोलते हैं। तनु, ओके। तनु यानी जिसमें अंदर की स्किन इजीली विजिबल है और जो स्केल्स रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, दैट इज द तनु। घन, घन यानी उससे ठीक रहना, अंदर की स्किन दिखती नहीं लेकिन स्केल्स फिर भी निकल जाते हैं, ये भी घन में आता है। एंड दिस इज द पाषाणवत। पाषाणवत यानी स्टोनी हार्ड रहना। स्टोनी हार्ड यानी वो इतने हार्ड रहते हैं कि बहुत बार वो हाथों से निकलते नहीं है, या निकलते ही नहीं है, निकलता है तो डायरेक्टली ऐसे उसका एक टोटल मास निकल के आता है, यानी छोटा सा एक टुकड़ा निकल के आता है स्केल्स का बना हुआ। तो दैट इज द लाइकेनिफाइड सोरियासिस, जिसमें पाषाणवत रहता है। तो ये जो बेसिकली पटल वाले स्केल्स रहते हैं वो अल्प और तन बहु, उस हिसाब से देखना है। तनु, घन, पाषाणवत यानी स्किन दिखते हो तनु, टीनिया वर्सिकुलर, घन इन सिबोरिक डर्मेटाइटिस, और जो कॉमन सोरियासिस है उसमें पाषाणवत यानी लाइकेनिफाइड सोरियासिस, जिसमें टिपिकल हार्ड स्टोन दिखते हैं। जो ब्राउनिश के सिंपली व्हाइट कलर के रहते हैं वो टीनिया वर्सिकुलर, उसका व्हाइट कलर रहता है। येलो स्केल्स दिखते हैं वो किसमें दिखते हैं? सिबोरिक डर्मेटाइटिस में दिखते हैं, और सोरियासिस में हमें सिल्वर स्केल दिखते हैं। दैट इज द कोंडा। देन 9 पॉइंट इज कंडू। कंडू इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम प्रोरेटस बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास लेके आता है।
कंडू एक ऐसा है कि कोई स्पेशली इन फंगल इन्फेक्शन में इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क टू ट्रीट, वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क टू ट्रीट। तो एक सेपरेट ही पॉइंट है। अभी कंडू में अल्प, मध्यम और सतत, अभी इसका डिवीजन फिर से बताना जरूर मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी बताता हूँ। अल्प यानी कभी कभार ध्यान गया तो कंडू थोड़ा बार दिन में 1-2 बार। मध्यम कंडू यानी जब भी ध्यान जाता है तब कंडू होता है, दिन में 5 से 6 बार। सतत, डिस्टर्बिंग योर स्लीप, डिस्टर्बिंग योर डे, दैट इज सतत कंडू, ऐसा गया है। देन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कंडुत्तर दाह, कंडुत्तर रक्तस्राव, कंडुत्तर मंडल वृद्धि, कंडुत्तर केशपतन, कंडुत्तर पटलवार पतन। सी कंडुत्तर दाह, कंडू के बाद नीचे क पॉइंट देखो, कंडुत्तर दाह है और दाहोत्तर कंडो दोनों है। डिफरेंस क्या है? कंडुत्तर दाह यानी आफ्टर ईचिंग बर्निंग सेंसेशन होना, दैट इज जनरली सीन इन सोरियासिस। दाहोत्तर कंडू यानी बेसिकली पेशेंट कंडू रहता है लेकिन दाह इतना रहता है कि वो खुजाने से, दैट इज कॉल्ड दाहोत्तर कंडू। कंडुत्तर दाह जनरली सोरियासिस में कॉमन है। कंडुत्तर रक्तस्राव, एटोपिक डर्मेटाइटिस में बहुत बार जो फेस रीजन पे बच्चों में, इवन एडल्ट्स में रहता है, या क्यूबाइटल फोसाज में रहता है, या पॉप्लिटियल फोसाज में रहता है, वहां पे आफ्टर रीचिंग वहां पे ऊपर की स्किन निकल जाती है, उसकी वजह से रक्तस्राव होता है। इवन इन सोरियासिस, जब आप उसको स्लाइड से सोरियासिस का जो प्लाक रहता है वो घिसते हो तो वहां पे ब्लीडिंग यानी कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्पिड साइन, ऐसे भी हमें दिखता है। सो कंडुत्तर रक्तस्राव। कंडुत्तर मंडल वृद्धि, कंडुत्तर मंडल वृद्धि यानी आफ्टर द ईचिंग द लेशंस गॉट इंक्रीज। डर्मोग्राफिज्म करके एक प्रकार, डर्मोग्राफिज्म करके प्रकार है, यानी हम जब छोटे थे तो ऐसे हाथ पे मारते थे 3 उंगली से और वहां पे रेड हो जाता था, उसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यानी आप समझो वहां पे एक हाथ को ऐसे आपने खुजाया, एक स्पेसिफिक रीजन को आपने ईच किया, तो वहां की स्किन थोड़ी देर बाद यानी आफ्टर 45 सेकंड्स टू 1 मिनट बाद वहां पे एलिवेशन होता है, दैट इज द कंडुत्तर मंडल वृद्धि। इवन जो इट इज अ पार्ट ऑफ अर्टिकेरिया, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्टिकेरिया, जो अर्टिकेरिया रहते हैं उसमें भी आफ्टर द ईचिंग लेशंस बढ़ते हैं, दैट इज द कंडुत्तर मंडल वृद्धि। कंडुत्तर केशपतन, इन एलोपेशिया एरियाटा वहां पे एक सीवियर सी खुजली आनी शुरुआत होती है, आप वहां पे खुजाते हैं तो वहां से बंच ऑफ हेयर्स वहां से निकल आते हैं। बंच ऑफ हेयर्स यानी मोर देन 100 हेयर्स एट अ टाइम, दैट इज बंच ऑफ हेयर्स एक साथ नहीं, दैट इज कंडुत्तर केशपतन। देन सी हम यहाँ पे थे, और कंडुत्तर पटलवार आफ्टर ईचिंग डैंड्रफ गिरना या स्केल्स गिरना, दैट इज सीन इन सम जो डैंड्रफ में ही रेगुलर है या सोरियासिस में है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस में, यानी आफ्टर ईचिंग वहां से पटलवार या स्केल्स गिरना। ओके, सो दैट इज द पॉइंट कंडू। कंडुत्तर दाह हमने देखा सोरियासिस में होता है, कंडुत्तर रक्तस्राव सोरियासिस एटोपिक डर्मेटाइटिस में होता है। कंडुत्तर मंडल वृद्धि ये शीत पित्त या डर्मोग्राफिज्म में होता है। कंडुत्तर केशपतन ये जो होता है वो एलोपेशिया एरियाटे में दिखता है। कंडुत्तर पटलवार पतन ये हमें सोरियासिस में, इवन डैंड्रफ्स में दिखता है। ओके, तो ये जो 9th पॉइंट है वो कंडू खत्म हुआ। देन मिसलेनियस यानी अदर्स, उसमें आप देख सकते हो अगर यहाँ पे कोई मराठी वर्ड रहेगा तो मैं आपको उसका हिंदी में बोलूंगा, सो आप उसका चिंता मत करो। इतर स्वेदन, अतिस्वेदन, विशिष्ट भागावर स्वेदन, विशिष्ट भागावर स्वेदन है स्पेसिफिक रीजन पे स्वेदन, अंगपतन, रोमहर्ष, गौरव, नवीन अवस्था, जुनाट अवस्था, नवीन यानी न्यू, जुनाट यानी क्रॉनिक, आशुकारी चिरकाळी यानी एक्यूट, चिरकाळी यानी क्रॉनिक, वातावरणानुसार यानी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज, सामावस्था, निरामावस्था, उत्तानावस्था, गंभीरावस्था यानी सुपरफिशियल और डीप। अगर आप कुष्ठ के चैप्टर में जाओगे तो वहां पे एक्चुअली स्वेदन नहीं अस्वेदन वर्ड है, स्वेदन नहीं अस्वेदन वर्ड है, करेक्ट इट दैट। अगर आप कुष्ठ के चैप्टर में जाओगे तो पूर्व रूप में, कुष्ठ पूर्व रूप में अस्वेदन एंड अतिस्वेदन ऐसे 2 वर्ड आए, यानी पेशेंट को मे बी अस्वेदन होगा, अतिस्वेदन होगा। तो बहुत बार देखा गया है जो लाइकेनिफाइड सोरियासिस रहते हैं वहां पे पेशेंट को स्वेदन नहीं होता, वहां पे पेशेंट को पसीना नहीं आता। अतिस्वेदन, अतिस्वेदन यानी बहुत पसीना आना,
बहुत बार ऐसा देखा गया है, यानी इट इज अति स्वेदन यानी हाइपर हाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्वेदन, उसको वर्ड है हाइपर हाइड्रोसिस। देयर में भी पाल्मोप्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस यानी हाथ पैर से बहुत मात्रा में स्वेदन होना, इट इज जनरली साइन ऑफ एंग्जाइटी। देन विशिष्ट भाग स्पेसिफिक रीजन पे स्वेदन होना, स्पेसिफिक रीजन पे स्वेदन होना यानी समझो एक तो एक्सिलर रीजन में ओवर स्वेदन तो होता है, हमने एपोक्राइन वगैरह सब देखा। दूसरा, अगर वो कलरफुल रहा तो उसको ब्रोमियो हाइड्रोसिस बोलते हैं। तीसरा, विशिष्ट भागावर यानी समझो स्पेसिफिक रीजन पे, यानी समझो फेस के हाफ रीजन पे, ऑन अ फोरहेड, ऑन अ साइड ऑफ द फेस, ऑन अ अपर लिप जो अप रहता है उसके ऊपर, अगर ऐसे वन साइडेड अगर स्वेदन रहे तो जनरली इट इज अ साइन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के लोगों में वन साइडेड स्वेदन होना ये कॉमन देखा गया है। सो विशिष्ट रीजन पे या स्पेसिफिक रीजन पे स्वेदन, दैट इज ऑल हैपनिंग। ओके, यानी बहुत डरने के बाद हेड पे स्वेदन आना, फोरहेड पे या स्काल्प पे स्वेदन आना, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ एनी डिसीज। बट ये जो मैंने आपको बताया कि वन साइडेड स्वेदन होना, दैट इज द टिपिकल साइन इन डायबिटीज। अंगपतन, अंगपतन यानी शरीर का किसी भाग का पतन होना। तो जनरली जो हैंसन्स डिसीज बोलते हैं उसमें एडवांस स्टेज में नेजल बोन का पतन होना, ये सब चीजें होती है। इवन जो स्केल्स बोलते हैं उसमें भी बहुत बार पतन होता है। डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज में भी अगर डायबिटीज की वजह से हमें कभी किसी यानी हमें वुंड हो गए डायबिटिक पेशेंट को, तो वहां का रीजन भी कभी कभी वहां से निकल सकता है। मोर फॉरवर्ड नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ऐसे कंडीशंस को अभी हम अंगपतन इस हिसाब से ले सकते हैं। रोमहर्ष, रोमहर्ष यानी गूस बम इस हिसाब से लिया जाता है। शीत पित्त उदर्द के जो पेशेंट रहते हैं उसमें रोमहर्ष ये कॉमन दिखाई देता है। गौरव, अभी त्वक गौरव ये कैसे देखना है, जो विटलिगो के पेशेंट रहते हैं, विटलिगो यानी श्वित्र, उसमें अगर आपने कभी हाथ लगा के देखा है, बेसिकली विटलिगो के पेशेंट को वैसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बट वो आप लेशंस को हाथ लगा के देखोगे तो आपको टिपिकल ना वहां पे एक बॉगीनेस दिखाई देगा, यानी अंदर कुछ ऑर्गन है कि नहीं ऐसा आपको लगने लगेगा। दैट इज द त्वक गौरवत्व, ये गौरवत्व है, मोटापन ऐसे लगता है, दैट इज द त्वक गौरवत्व। ओके, देन नवीन अवस्था यानी न्यू कंडीशन एंड जुनाट अवस्था यानी ओल्ड कंडीशन। ठीक है, सी दिस इज द नवीन अवस्था। ये निकल एलर्जी है, निकल एलर्जी यानी जो हम शरीर पे कुछ भी खोटा पहनते हैं, यानी इमिटेशन ज्वेलरी हाथ में रहा, या हमारा जो वॉच का जो बेल्ट रहता है उसमें अगर वो मेटेलिक चीज रही, इवन जो कमर पे जो स्पेशली जेंट्स जो पट्टा पहनते हैं उसमें अगर मेटेलिक चीज रही, वो अगर यहाँ पे हो गई, उसकी एलर्जी होती है। ये हर एक को होती नहीं है, स्पेसिफिक लोगों को होती है, तो उसमें निकल कंटेंट रहता है, दैट निकल एलर्जी। आप देख सकते हैं उसमें रेडनेस वगैरह, दैट इज द नवीन अवस्था। नवीन यानी न्यू कंडीशन, पेशेंट बताता है कि डॉक्टर ये 2-3 दिन से है। जुनाट अवस्था यानी वो एलर्जी होती रही, पेशेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पेशेंट बहुत 2-3 महीने बाद आया और उसका स्वरूप देखो हार्ड और थोड़ा सा ब्लैकी डिस्कलरेशन वगैरह भी दे सकते हो, दैट इज द जुनाट अवस्था। ये है ओल्ड कंडीशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नवीन अवस्था एंड जुनाट अवस्था। ध्यान में रखिए, नवीन अवस्था और जुनाट अवस्था में डिफरेंस है। नवीन यानी न्यू कंडीशन, इट इज नॉट ऑलवेज कि वो न्यू कंडीशन है वो एग्रीवेटेड रहेगी। न्यू कंडीशन कैन बी सिंपल थिंग ऑल्सो, क्रॉनिक कंडीशन दैट इज टोटली डिफरेंट। अशुकारी अवस्था है ना, जिसमें अशुकारी अवस्था इज समथिंग जिट इज एक्यूट, न्यू कंडीशन इज डिफरेंट, एक्यूट कंडीशन है, दिस इज द एक्यूट कंडीशन। अशुकारी अवस्था हैनॉच शाओलिन परप्यूरा, जिसमें ऐसे लेग रीजन पे ऐसे आपको परप्यूरिक चेंजेस दिखते हैं, जिसमें हमें बहुत फास्ट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। यानी आशुकारी अवस्था में आपको तुरंत से रक्तमोक्षण करना या तुरंत से आपको जलोकाचरण करना, जो मेडिसिन है वो ज्यादा मुहुर्मुह देने, ऐसी जरूरत पड़ती है, दैट इज द आशुकारी। चिरकारी और जो क्रॉनिक कंडीशन है वो सेम है। सी, ये नवीन अवस्था जो निकल गई उसमें आपको बहुत एग्रीवेटेड ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ ना, बेसिक ट्रीटमेंट देंगे तो भी चलेगा। जुनाट अवस्था या क्रॉनिक अवस्था में वही रहता है। आशुकारी अवस्था में आपको एक्यूट ट्रीटमेंट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू नेचर या अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम चेंजेस होते हैं। इक्थियासिस वल्गैरिस जैसे है जो ठंडी के सीजन में ही स्पेशली इरप्ट होते हैं,
बाकी के सीजन में यानी स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में शुरुआत हो, ग्रीष्म ऋतु में ऑलरेडी वो इरप्ट होना बंद होते हैं या आप नॉर्मल स्किन की तरह दिखते हैं, दैट इज द इक्टियासिस वल्गैरिस। ठंडे में पूरी स्किन ऐसे हो जाती है लाइक मत्स्य शक्लोपमम, और बाकी के सीजन में नॉर्मल रहती है। उत्तान अवस्था, गंभीर अवस्था, जो सोरियासिस का हम जो रेगुलर पेशेंट्स देखते हैं दैट इज द उत्तान अवस्था। और अगर वो सोरियासिस स्ट्रेट ना हुए, बहुत साल हुए और पेशेंट में कुछ चेंजेस हुए और अगर वो जॉइंट्स रीजन में चला गया तो सोरियाटिक आर्थराइटिस कैन बी कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड गंभीर अवस्था, दैट इज कॉल्ड गंभीर अवस्था। सो जो अदर्स पॉइंट है वो हमने लिए। देन नीचे है सामावस्था, निरामावस्था। थोड़ा सा सामावस्था निरामावस्था, ये उसके लिए हमें साम निराम के जो कफ वात पित्त के श्लोक है वो हमें देखनी चाहिए या हमें बाय हार्ट करने जरूरी है, जिसमें कफ के बारे में साम निराम बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन पित्त के बारे में साम निराम बहुत मायने रखता है। यानी जो हमारे सामने लाइकेन प्लानस जो दिखता है, जो हमारे टिपिकल वायलिशियस कलर दिखता है, वो जनरली सामावस्था में साम पित्तावस्था दिखती है। दुर्गंधम हरितम श्रावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु। हम जब अभी ये पॉइंट है, ये थोड़ा आप जब हम प्रॉपर डिसीजेस देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। निराम अवस्था, निराम अवस्था जिसमें जनरली एक्यूट कंडीशन आताम्र पित्त बत्युष्टम ऋषे कटुकस्थिरम, पित्त का निराम पित्त मैंने श्लोक बताया जो फास्ट बढ़ने वाला है, इस हिसाब से निराम अवस्था है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सामावस्था निराम स्पेशली पित्त के बारे में देखना जरूरी। फोटोडर्मेटाइटिस से पेशेंट एकदम से आया, एक्यूट कंडीशन है, हमें तुरंत पंचकर्म कर या तुरंत रक्त मोक्षण करना पड़ता है, दैट इज द निराम अवस्था। लाइकन पेनस का पेशेंट आया, बता रहा है कि 2 महीने से है, वायलिशियस कलर है, बहुत फटाफट नहीं बढ़ रहा है, सो दैट इज द सामावस्था। उत्तान अवस्था, गंभीर अवस्था हमने ऑलरेडी देखी। सो ये जो अदर्स पॉइंट में है ये थे, और अगर आपको कुछ पॉइंट स्पेशल पेशेंट्स में पॉइंट दिखे तो आप अदर्स यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्वेदन, अतिस्वेदन, विशिष्ट भागाकार स्वेदन, ये हमने देखा डायबिटीज पेशेंट्स में वन साइडेड स्वेदन देता है। अंगपतन, हैंसेंस डिसीज, इवन इन सोरियासिस, इवन इन डायबिटिक फुट, रोमहर्ष इन शीतपित्त, गौरव ये विटलिगो में। नवीन अवस्था जो हमने निकल एलर्जी की देखी, जुनाट अवस्था वो भी हमने निकल एलर्जी की देखी, आशुकारी हमने हैनस शाओलिन परप्यूरा देखा। क्षीरकारी अवस्था, जुनाट अवस्था, जुनाकारी दैट इज ऑलमोस्ट सेम, according to वातावरणानुसार बदल यानी according to environment changes in seen in ichthyosis vulgaris, seen in psoriasis। सामावस्था, निरामावस्था हमने लाइकन प्लानस का एग्जांपल देखा, निरामावस्था में हमने फोटोडर्मेटाइटिस का एग्जांपल देखा। उत्तर एंड गंभीर सोरियासिस का बेसिक जो हम दिखते हैं, सोरियासिस ऑन स्किन लेवल, गंभीर अवस्था है सोरियाटिक आर्थराइटिस। सो यहाँ पे ये जो आयुर्वेदिक पॉइंट्स है वो कवर अप होते हैं, ठीक है। अभी हमें लेने हैं मॉडर्न पॉइंट्स। व्हाई टू सी मॉडर्न पॉइंट्स में हमेशा बोलता हूं कि मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न जो डर्मेटोलॉजी है, उन्होंने ना हर एक चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके बताई। अब ये मैंने आपको पॉइंट्स बता है, ये ठीक है ग्रंथ में तो आए हैं ये पॉइंट्स, उससे उसमें उससे से मैंने चुन चुन के लिए, वहां पे ये सब चीजें ऑलरेडी लिखी है, तो दैट इज, मैं बोलता हूँ कि मोर इजी टू रीड। मोर इजी टू रीड रह के भी वो वाई डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज इट्स वेरी वाइड। लेकिन पढ़ना जरूरी है, टाइम के हिसाब से रहना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे डिसीजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, उस चीजों के बारे में हमें डेफिनेटली मालूम रहना चाहिए, ठीक है। उसको समेशन कैसे करना है, उसको समराइज कैसे करना है, ये हम लेक्चर्स में आगे देखने वाले हैं फाइनली। अब नहीं उसको आयुर्वेद उसको और सबको कैसे समेशन करके एक डिसीज फॉर्म में हम देखने और हम देखेंगे। मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट्स में हम देखते हैं, वो है मॉडर्न के केसेस। उसमें फर्स्ट आर 2 पॉइंट्स, प्राइमरी रिलेशंस एंड सेकेंडरी रिलेशन। प्राइमरी रिलेशंस यानी स्किन पे जो प्राइमरी फर्स्ट रिलेशंस दिखते हैं, दैट इज द प्राइमरी रिलेशन। सेकेंडरी रिलेशन, प्राइमरी रिलेशन होने के बाद में ड्यू टू एनी सिक्रीशंस, ड्यू टू एनी स्कारिंग, ड्यू टू एनी हीलिंग, उसकी वजह से जो तैयार होता है उसको सेकेंडरी रिलेशंस बोले जाते हैं। देन देयर इज अ स्पेसिफिक रिलेशंस, शेप, कलर, थिकनेस, साइज, इस हिसाब से रहते हैं। ओके, सो हम जाएंगे प्राइमरी रिलेशंस, ठीक है। हम कभी भी, हमारे सामने कोई भी पेशेंट आता है, हम कभी भी कोई पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा एक तरीका रहता है, वन पैच ऑन अ स्किन,
देयर इज अ वन पैच ऑन अ बैक रीजन, ऐसे हम बोलते हैं। पैच ये वर्ड ना कॉमनली यूज किया नहीं जाता, दैट इज द नॉन एप्लीकेबल वर्ड। आपको कैसे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्यूल? अगर ये स्किन, ये कोई भी अभी सामने आपको विटलीगो दिख रहा है, यस दिख रहा है। विटलीगो कभी आपने एलिवेटेड देखा है? नहीं देखा है। कभी मेलास्मा आपने एलिवेटेड देखा है? नहीं देखा। उसको मैक्यूल बोलते हैं। मैक्यूल यानी इट्स नॉट एलिवेटेड, स्किन से एलिवेटेड भी नहीं रहता, इट इज नॉट डिप्रेस्ड, अंदर भी घसा हुआ नहीं रहता, अंदर यानी स्कार जैसा भी फॉर्मेशन रहता, स्किन लेवल पे ही रहता है, दैट इज कॉल्ड मैक्यूल। विटलिगो, इवन मेलास्मा, इसमें हमें मैक्यूल्स दिखते हैं। ओके, ये मैक्यूल से उसके बारे में बताया, अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से कम रहा तो उसको मैक्यूल बोलते हैं, 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा रहा तो उसको पैच बोलते हैं। तो ये पैच वर्ड मैंने बताया ना, वो मैक्यूल के लिए है, जो जहां पे स्किन एलिवेशन नहीं है उसमें हमें उसको मैक्यूल बोलते हैं। ओके, देन see, these are the points: macule, papule, plaque, pustule, nodule, wheals, vesicles, bulla and cyst। हमें हर एक पॉइंट्स पे जाना है, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिया? मैक्यूल। देन पैप्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैप्यूल? पैप्यूल, इट इज एलिवेटेड ऑन स्किन, ये एलिवेशन रहता है, लेकिन वो 0.5 सेंटीमीटर से छोटा रहता है। स्किन पे एलिवेटेड रहता है, लेकिन वो 0.5 सेंटीमीटर से कम रहता है। जनरली पैप्यूल्स में अंदर कोई भी प्यूरुलेंट डिस्चार्ज या फ्लूइड एक्सुगेट नहीं रहता। जनरली जो मेटाबॉलिक इनफिल्ट्रेट रहते हैं वो अंदर रहते हैं, यानी उसमें कोई लिक्विड वगैरह नहीं रहता। फ्लूइड फिल्ड रहेगा तो उसको वेसिकल्स वगैरह बोलते हैं, अगर उसमें फ्लूइड नहीं रहेगा तो उसको वेसिकल्स नहीं बोलते, उसको पैप्यूल बोलते हैं, सॉलिड पैप्यूल बोलते हैं। ओके, आपने कभी लाइकेन अमाइलोइडोसिस ये वर्ड सुना रहेगा, अभी आप नोट करो, गूगल पे जाके देखो, तो वो पैप्युलर रहते हैं, पैप्यूल रहते हैं। अभी आप सामने देखते हैं उसमें मोलुस्कम कॉन्टेजियसम, मोलुस्कम कॉन्टेजियसम इन वन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, ये पैप्यूल है, एलिवेटेड दिख रहा है, स्किन से एलिवेटेड है, 0.5 सेंटीमीटर से कम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड पैप्यूल। देन वर्ड कम प्लाक। सोरियासिस का जो रहता है वो पैच नहीं रहता, वो प्लाक रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाक? इट इज द एलिवेटेड ऑन स्किन, वो स्किन लेवल पे एलिवेटेड रहता है, जो भी स्किन है अपनी डर्मिस एपिडर्मिस वहां पे एलिवेटेड रहता है। दूसरा, वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो पैप्यूल का बड़ा भाई प्लाक है, ये ध्यान में रखिए। जो भी एलिवेटेड है, स्किन लेवल पे एलिवेटेड है और बड़ा है, यानी समझो 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड प्लाक। सोरियासिस में हमें प्लाक दिखता है, सोरियासिस जो हम देखते हैं ना उसमें वो प्लाक रहता है, एलिवेटेड एंड मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, सो दैट इज द प्लाक। पुष्युल, पुष्युल ध्यान में रखिए, ये जो पैप्यूल है उसका ही भाई है। पुष्युल, पस, पस ये सब पस से शब्द है। कोई भी पैप्यूल जैसा दिखने वाला, लेकिन जिसमें प्यूरुलेंट एग्जीक्यूट है, यानी अंदर पस रहा, तो उसको पुष्युल बोलते हैं, पुष्युल बोलते हैं, जिसमें पस रहा, दैट इज कॉल्ड पुष्युल। फॉलिकुलाइटिस ये जो है ना, वो पुष्युल में हमें मालूम है, फॉलिकुलाइटिस बहुत बार इन्फेक्शन रहता है, बालों का होने वाला इन्फेक्शन, दैट इज सीन इन पुष्युल। सो पैपुलर स्टेज में रहा, लेकिन अंदर जो एक्सुडेट है या अंदर जो लिक्विड है वो अगर पस रहा तो उसको पुष्युल बोलते हैं। व्हील, व्हील यानी सर्कुलर जो भी रहा उसको व्हील बोलते हैं। ग्रैन्युलोमा एनुलर है। देन रेगुलर हमारा कॉमनेस्ट एग्जांपल मालूम है, फंगल इन्फेक्शन, दैट इज द व्हील। सर्कुलर जो भी लेशंस है जो एपिडर्मिस लेवल पे हमें दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हील। उसमें सेंटर क्लियरिंग होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट, सर्कुलर लेशन रहेंगे उसको हम व्हील बोलेंगे। बुल्ले, ये बुल्लस पेम्पियोइड का एग्जांपल है। बेसिकली अगर फ्लूइड फील्ड यानी पानी भरा हुआ अगर लेशंस रहेंगे, पानी भरे हुए अगर लेशंस रहेंगे, तो उसको वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। और अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसको वेसिकल्स बोलते हैं, बराबर है। अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़े रहे तो उसको बुल्ले बोलते हैं। ओके, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है इतना नहीं, तो उसको आप ब्लिस्टर बोलो, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसको ब्लिस्टर बोलेंगे तो भी चलेगा। ओके,
और वो जो ब्लिस्टर रहता है वो बहुत बार एपिडर्मिस या डर्मिस किसी भी लेवल पे रहेगा। जितना सुपरफिशियली वो ब्लिस्टर रहेगा उतना वो फ्लैसिड रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैसिड? जितना सुपरफिशियल उतना वो आराम से फूट सकता है, यानी उसकी जो उसका जो कवरिंग है वो मोर थिन रहे। ओके, मोर थिन रहेगा। सो दैट इज द बुल्ला, या उसको हम बोल सकते हैं ब्लिस्टर्स, या हम उसको बोलते हैं वेसिकल। क्यों वेसिकल्स किसको बोलते हैं? अगर 0.5 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको वेसिकल बोलते हैं। हर्पीज जोस्टर में जो रहते हैं ना, नागिन बोलते हैं, उसमें जो वेसिकल्स रहते हैं वो वेसिकल्स रहते हैं। अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से बड़े रहे तो उसको बुल्ला बोलते हैं। कॉमन उसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स। सिस्ट, सिस्ट हमें मालूम है, एपिडर्मोइड सिस्ट हमने वर्ड पढ़ा है, सिबेशियस सिस्ट पढ़ा है, जिसमें क्या रहता है? क्लोज सैक रहती है, बंदिस्त सैक रहती है, एक सैक रहती है। हमने ऑपरेशन भी देखे रहेंगे शायद सिबेशियस सिस्ट के। एक क्लोज सैक रहती है, वो सैक के अंदर सेमी सॉलिड मटेरियल रहता है। सेमी सॉलिड, वो स्किन अगर आप उसको हिलाओगे तो स्किन से रेसिलियंट रहता है। रेसिलियंट यानी ऐसे लगता है स्किन से जुड़ा हुआ है, वो हिलता, उसी लेवल पे हिलता है वो। स्किन को पकड़ के हम ऐसे ऊपर से, दैट इज कॉल्ड रेसिलियंट। सिस्ट, एपिडर्मोइड सिस्ट। तो प्राइमरी लेशंस के लिए हम फिर से जाएंगे और उसके बारे में फिर से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। मैक्यूल्स, स्किन लेवल पे अगर एलिवेशन जरा भी नहीं रहा, उसी स्किन लेवल पे है, तो उसको मैक्यूल बोलते हैं। विटलिगो जैसे लेशन रहते हैं, अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रहे तो उसको पैच बोलते हैं। पैप्यूल 0.5 सेंटीमीटर से कम और एलिवेटेड रहते हैं उसको पैप्यूल बोलते हैं। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, लाइकेनोमाइलिडिस, दैट इज ऑल सीन इन पैप्यूल। पैप्यूल। प्लाक 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, एलिवेटेड है स्किन लेवल पे, दैट इज कॉल्ड प्लाक। सोरियासिस में वो दिखता है। पुस्चुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुस्चुल? पैप्यूल का ही भाई, अगर उसमें लेकिन जो अंदर का जो डिस्चार्ज है वो प्यूरुलेंट रहा, यानी जिसमें पस रहा, तो उसको पुस्चुल रहते हैं। जनरली ये पुस्चुल फॉलिकुलरिस में दिखता है। जनरली ये पुस्चुल अगर किसी में रहा तो वो जनरली पेनफुल रहते हैं। एक वर्ड रह गया नोड्यूल। नोड्यूल, नोड्यूल ये क्या रहता है? ये पैप्यूल का बड़ा भाई है, यानी पैप्यूल से वो विस्तार में भी ज्यादा होता है और लार्ज, यानी हॉरिजॉन्टली भी जा रहा था और लार्जर बड़ा भी रहता है। नोडुलर एक्ने, ये हमने पढ़ा रहे। नोडुलर एक्ने, जो एक्ने रहते हैं वो बहुत बड़े बन जाते हैं, दैट इज द नोडुलर एक्ने। बहुत बार एक्ने में ही पस होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पुस्चुल। वो बहुत बड़े हो गए, नोडुल हो गए, तो उसको नोडुलर एक्ने बोलते हैं। बहुत बार ये नोडुलर एक्ने एपिडर्मिस डर्मिस या दोनों लेवल पे या सबक्यूटेनस लेवल पे भी हो सकते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं। बिगर कुछ भी रहा तो उसको हम नोड्यूल बोलते हैं। पुष्युल से जो भी लार्जर बड़े रहे उसको नोडुलर बोलते हैं। बील्स, सर्कुलर लेशंस रहा, सर्कुलर रहा, तो उसको हम बील्स बोलते हैं। बील्स यानी जो हम फंगल इन्फेक्शन में देखते हैं, दैट इज द बील्स। वेसिकल्स, जो फ्लूइड फिल्ड रहते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, हर्पी जोस्टर में जैसे पानी, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बोलते हैं उसको। तो जो पानी भरा हुआ है उसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। अगर वो 0.5 सेंटीमीटर से कम तो उसको वेसिकल बोलते हैं। 0.5 सेंटीमीटर से अगर वो बड़ा रहा तो उसको हम बुल्ला बोलते हैं। बोललेस पेम्पिकॉइड में हमने देखा। देन अगर आपको ये कॉमन वर्ड चाहिए तो ब्लिस्टर्स इज द कॉमन वर्ड। जितना सुपरफिशियल रहेगा वेसिकल, ब्लिस्टर जितना सुपरफिशियल रहेगा उतना वो फ्लैसिड रहेगा। फ्लैसिड यानी आराम से वो फूट सकता है या आराम से नीचे बैठ सकता है। ओके। सिस्ट, जो एक क्लोज्ड सैक रहती है, बंदिस्त सैक रहती है, उसको सिस्ट बोलते हैं। और उसमें सेमी सॉलिड मटेरियल रहता है, एपिडर्मोइड सिस्ट है। मोस्ट कॉमनली एग्जांपल इज सिबेशियस सिस्ट। सिबेशियस सिस्ट सबको मालूम है। ओके। देन केम सेकेंडरी रिलेशंस। सेकेंडरी रिलेशंस यानी प्राइमरी रिलेशंस के यहाँ पे कुछ उस पे चेंजेस होने की वजह से सेकेंडरी रिलेशंस तैयार हो जाते हैं। हम सेकेंडरी रिलेशंस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट इज क्रस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रस्ट? यानी कोई समझो, कोई समझो एक्जिमा वगैरह है, वहां पे सिक्रीशंस होते हैं। वो सिक्रीशंस ड्राइड अप या सूखने के बाद ये क्रस्ट तैयार होती है, बराबर है। क्रस्ट के कलर रहते हैं बहुत सारे। कौन से कलर रहते हैं? एक येलो कलर का देखता है, दूसरा येलोइश ग्रीनिश रहता है, और तीसरा रहता है वो हनी कलर, या उसको हम रेड कलर भी बोलते हैं। तो
अंदर जो भी सिक्रीशंस रहेंगे, समझो सीरस सिक्रीशन है, वाटरी सिक्रीशंस रहेंगे, तो उसकी वजह से क्रस्ट का जो कलर है वो येलो बन जाएगा। अगर अंदर के सिक्रीशंस वाटरी पस और उसके साथ पस रहेगा तो उसकी वजह से जो आपको जो क्रस्ट दिखाई देगी वो ग्रीन या ग्रीनिश येलोइश दिखाई देगी। अगर अंदर से ब्लड आता रहेगा, ये सामने जो पिक्चर दिख रहा है, अगर सामने ब्लड आया रहेगा और उसकी क्रस्ट बनती रहेगी तो ऐसे सामने जो है डार्क ब्राउन कलर या हनी कलर, ऐसे आपको क्रस्ट दिखाई देगी, डार्क ब्राउन कलर। तो क्रस्ट का विजुअलाइज करना कैसा है, जरूरी है कि आपके सामने न्यूमुलर एक्जिमा है वगैरह जैसे, तो वहां पे सिक्रीशन है, उस हिसाब से उसके कलर चेंज होते हैं। तो अंदर कौन सा सिक्रीशन ये देख, आप अगर उसको खोलोगे यानी अगर ये क्रिस्ट को निकालोगे, इजीली अगर निकल रही तो अच्छी बात है। अगर निकालोगे तो अंदर आपको गीला यानी वेटनेस दिखाई देगा। वो मे बी पस हो सकता है, मे बी सिर्फ सीरस हो सकता है, या मे बी ब्लड हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। इरोजन, इरोजन ये वर्ड आता है अगर सुपर यानी हमने अल्सर ये वर्ड सुना है, इरोजन वर्ड सुना है। इरोजन है अगर सुपरफिशियल स्किन निकली, सुपरफिशियल एकदम ऊपर की परत निकली, एपिडर्मिस निकली, तो उसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन यानी जो हम बेड सोर्स में शुरुआत होती है ना, वो इरोजन रहता है, ऊपर की स्किन निकलती है, दैट इज कॉल्ड इरोजन। अगर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों एक साथ स्किन निकलती है, स्पेशली वेनस अल्सर, तो उसको अल्सर बोलते हैं। ठीक, हमें मालूम है ना, ये देखिए इतनी सुपरफिशियल स्किन है, एपिडर्मिस निकला है, दैट इज इरोजन। अगर ऊपर की यानी डीप यानी एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों एक साथ निकले तो उसको क्या बोलते हैं, अल्सर। अगर हम खुजाने की वजह से यानी ईचिंग करके अगर ऊपर की स्किन निकालते तो उसको एक्सकोरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सकोरिएशन। मैंने समझो कहाँ पे ईच किया, उसकी वजह से मुझे जख्म हुई या वुंड हुई, उसको हम एक्सकोरिएशन बोलते हैं। वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंगल वर्ड यूज करोगे, हमें कितना बड़ा बोलना है हमें समझ में आएगा। एट्रोफी, एट्रोफी इज समथिंग जिसमें स्किन का थिनिंग होता है। स्किन का थिनिंग यानी जो एपिडर्मल सेल्स रहते हैं उसमें एक्चुअली थिनिंग होता है। एट्रोफी यानी जो एपिडर्मल सेल्स रहते हैं सुपरफिशियल, उसमें थिनिंग ऑफ द स्किन होता है, थिनिंग ऑफ द सेल्स होता है। जनरली एक एज के हिसाब से जो होता है ना, एज एज वाइज जो होता है, उसमें उसको भी हम एट्रोफी बोलते हैं। ओल्ड एज होता है उस हिसाब बहुत बार स्किन एट्रोफी होती है। दूसरा, हमने स्ट्रेच मार्क्स देखे, यस स्ट्रेच मार्क्स हमने देखे। स्ट्रेच मार्क्स में जो स्किन होती है ना, वहां पे वो क्या क्यों होती है, बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ स्किन, स्ट्रेच होती है, उसकी वजह से जो बीच की स्किन है वहां पे थिनिंग होती है, टिपिकल उसको एट्रोफी बोलते हैं। देन स्कार, स्कार, लास्ट पॉइंट इज स्कार। कोई भी वुंड रहती है वो जब हील होते, हीलिंग प्रोसीजर होती है, मे बी उसमें कुछ कोई भी फाइब्रस टिश्यू रहा या ना रहा, वो जब जैसे हील होती है तो वहां पे एक टिश्यू तैयार होता है, उसको स्कार बोलते हैं। वुंड जब हील होती है तो उस हिसाब से वहां पे जो होती है उसको स्कार बोलते हैं। देयर में बी मेनी टाइप्स ऑफ स्कार, हाइपरट्रॉफिक स्कार है, बॉक्स स्कार है, ऐसे बहुत सारे स्कार्स हो सकते हैं। So that is the secondary relations. Atrophy, thinning of the epidermal cell, that is called atrophy, typical seen in stretch marks. Crust, न्यूमुलर एक्जिमा या कोई भी एक्जिमा जहाँ पे सिक्रीशन, नॉट इन अल्सर्स में भी सिक्रीशंस रहे, वहां पे सिक्रीशंस सूखने के बाद वहां पे जो बनता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। अगर वो येलो कलर वाटरी सिक्रीशंस रहे तो येलो कलर की क्रस्ट बनती है। पस वाला सिक्रीशन रहा तो येलोइश, ग्रीनिश येलोइश क्रस्ट बनती है। और अगर ब्लड रहा तो वहां पे टिपिकल डार्क ब्राउन कलर की क्रस्ट बनती है। इरोजन, ऊपर की एपिडर्मिस निकल जाए तो उसको इरोजन बोलते हैं। अगर एपिडर्मिस और डर्मिस एक साथ निकल जाए तो उसको अल्सर बोलते हैं। अगर हम उसके खुजा के निकालें तो उसको एक्सकोरिएशन बोलते हैं। स्कार्स, बॉडी जब हील होती है तो हील होते समय वहां पे जो टिश्यू डेवलप होता है उसको स्कार बोलते हैं। ओके, स्पेसिफिक लेशंस, स्पेसिफिक लेशंस यानी सोरियासिस का जो लेशन वो स्पेसिफिक रहता है, जिसमें प्लाक रहता है, डिफाइन बॉर्डर्स रहती है, उसको सिल्वर स्केल से रहती है। जो लाइकेन अमाइलाइडिस वगैरह रहते हैं वहां पे टिपिकल आपको पैप्यूल दिखाई देते हैं, लेग रीजन पे रहते हैं। तो ये स्पेसिफिक रीजन पिन पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला रहते हैं।
हर्पिस जोस्टर में टिपिकल वेसिकल्स रहते हैं, पेनफुल वेसिकल्स रहते हैं, यूनिलैटरल रहता है, दैट इज अ स्पेसिफिक लेशन। अभी शेप, कलर, थिकनेस और साइज, इसके बारे में मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो हमने पहले आयुर्वेदिक जो पॉइंट्स लिखे उसमें शेप, कलर, थिकनेस, साइज, ये सब पॉइंट्स हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। ओके, देन द सेकंड पॉइंट, मॉर्फोलॉजी हमने पॉइंट कवर अप किया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी यानी एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ पे वो है, कौन सी रीजन पे है, ऑन कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा सेट है, एक साथ बैठा है या एक लेशन वहां पे दूसरा लेशन तीसरी जगह पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये सबको मिला के आपको डायग्नोसिस करना है। ओके, द सेकंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे है, कौन सी रीजन पे, यानी सन एक्सपोज एरिया पे है, एक्सपोज एरिया पे है, फ्लेक्सुरल एरिया पे है, सेगमेंटल है, एक्रल है, साइट ऑफ ट्रॉमा है, एनक्लोज पार्ट पे है या स्वेटिंग पार्ट पे है। सन एक्सपोज एरिया, विच इज द सन एक्सपोज एरिया, खुद ही देखो, आपके दोनों हाथ ये सन एक्सपोज है, कुछ लोगों के फोर आर्म्स यानी आर्म्स के नीचे वहां से पूरा सन एक्सपोज रहता है। लेग रीजन स्पेशली जो बिलो नीज शेतकरी यानी फार्म करने वाले या खेती में काम करने वाले रहते हैं, उनमें वो रीजन ओपन रहता है। इवन इन द फीमेल्स ब्लाउज पहना रहेगा तो बैक रीजन का नीचे का लोअर बैक लंबा रीजन ये सन एक्सपोज रहता है। तो सन एक्सपोज एरिया में स्पेसिफिक लेशंस रहते हैं कि यस, कौन से रहते हैं, फोटोडर्मेटाइटिस या सन एक्सपोज एरिया में रहता है। इवन जो तुरंत वहां पे होने वाले कुछ वेसिकल्स वगैरह यानी समझो फंगल इन्फेक्शन हो उसकी इचिंग वगैरह, वो भी सन एक्सपोज एरिया में थे। फंगल इन्फेक्शन है क्लोज पार्ट में भी या नॉन सन एक्सपोज एरिया में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली स्वेटिंग होके इरिटेशन होना, ये होना मोस्ट कॉमनली फोटोडर्मेटाइटिस, ध्यान में रखें। एक्सपोज एरिया, एक्सपोज एरिया ने ऐसा रीजन जो एक्सपोज रहता है लेकिन सनलाइट से हमेशा रहेगा ऐसे नहीं, यानी स्टमक रीजन है या इंटरनल इनसाइड ऑफ द हार्ट, ये है स्टमक रीजन मैंने बताया, यानी इंडियन फीमेल्स रहेगी साड़ी पहनते रहे उस हिसाब से। हैंड का जो हाथ बोलते हैं उसका अंदर का जो पार्ट है वो बहुत बार एक्सपोज एरिया में रहता है, लेकिन वहां पे सन एक्सपोज ही होता है, ऐसे कुछ नहीं। बेसिकली एक्सपोज एरिया में बहुत बार क्या होने के चांसेस है, वहां पे इंसेक्ट बाइट एलर्जी होने के चांसेस है, वहां पे एलर्जिक कॉन्टेक्ट यानी समझो किसी पारथेनियम वगैरह गवत के कांटेक्ट में आ गया तो वहां पे होने के चांसेस है। फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल यानी जहां पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, यानी एक्सिला रीजन है, नेप ऑफ द नेक है, जहां पे हम नेक है, नेक हमने अगर समझो ऊपर की तो वहां पे एक फ्लेक्सुरल तैयार हुआ। ग्रॉइन रीजन है, वहां पे एक फ्लेक्सुरल है तो उसको फ्लेक्सुरल बोलते हैं। फ्लेक्सुरल रीजन में सोरियासिस जैसी बीमारियां होती है। सेगमेंटल, एक छोटा सा डर्मेटोम पकड़ के अगर वहां पे एक सेगमेंट एक रीजन पे हुआ, छोटा से रीजन पे, तो दैट इज सेगमेंटल। भिटली वो रहता है वो बहुत बार सेगमेंटल देखा गया। एक्रल, एक्रल का मीनिंग है हाथ पैर के फिंगर्स, यानी जो हाथ के फिंगर टिप्स है, पैर के फिंगर टिप्स है, वहां पे कोई लेशंस है तो उसको, या हैंड्स और लेग्स पे लेशंस है, उस हिसाब से उसको एक्रल बोला जाता है। स्पेशली फिंगर टिप्स पे रहेगा तो उसको एक्रल बोला जाता है। एक्रोफेशियल विटलिगो, ये हमने वर्ड सुना रहेगा, एक्रोफेशियल विटलिगो यानी एक्रल यानी फिंगर्स पे रहता है और लिप्स पे रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोफेशियल। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ विटलिगो टू ट्रीट। साइट ऑफ ट्रॉमा, स्पेसिफिक रीजन में जो ट्रॉमा रीजन पे है, ट्रॉमा यानी ऐसा नहीं कि लगना कुछ, तो अभी समझो सर्जरी का है, सर्जरी हमने किसी पेशेंट की और पेशेंट को कीबनर स्पिना में जैसी टेंडेंसी रही, यानी पेशेंट को सर्जरी की कौन सी समझो एनी हाई हिस्टेरेक्टोमी जैसे की, और वहां पे अगर समझो सर्जिकल कट लिया, अभी तो लैप्रोस्कोपी होते हैं बट कट लिया, तो वहां पे ट्रॉमा की जगह पे कुछ डिसीजेस हो सकते हैं स्पेसिफिक, यानी किबनर्स फिनोमेना से। दूसरा साइट ऑफ ट्रॉमा, ईचिंग, अगर वहां पे आपने खुजाया तो वहां पे पेशेंट को इरिटेशन या बाकी सब चीजें, या वहां पे किसी को डर्मोग्राफिज्म जैसे हो सकता है। इवन जो फिंगर्स हमारे रहते हैं, फिंगर्स को
कंटिन्यूअस किसी केमिकल का कांटेक्ट रहना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द साइट ऑफ ट्रॉमा। या किसी हार्ड फैक्ट्री में रहेंगे, वहां में जहां पे हार्डवेयर की फैक्ट्री है, वहां पे अगर हाथ से काम करना रहेगा और वहां पे इंजुरी होती रहेगी, दैट इज अ साइट ऑफ ट्रॉमा। वन ऑफ द जो ये रहते हैं, टेलर रहते हैं, वो कैंची पकड़ते हैं, कैंची पकड़ने की वजह से अंगूठे के ऊपर एक उनको कंटिन्यूस ट्रॉमा होता है, वहां पे हार्डनिंग होता है, दैट इज अ साइट ऑफ ट्रॉमा। एनक्लोज पार्ट, स्वेटिंग पार्ट, बंदिस्त जगह। स्वेटिंग, स्वेटिंग पार्ट, ये स्पेशली में स्वेटिंग पार्ट तो पूरे बॉडी का है, लेकिन हमें मालूम है कि एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहाँ पे है। तो फंगल इन्फेक्शन जो ग्रॉइन रीजन में रहता है, दैट इज वन ऑफ द स्वेटिंग पार्ट। एक्सिलरी रीजन में, दैट इज वन ऑफ द स्वेटिंग पार्ट। एनक्लोज पार्ट, बंदिस्त पार्ट, जनरली बैक रीजन, स्टमक रीजन, फ्रंट रीजन, प्राइवेट पार्ट अपना जो है थाइज रीजन, दैट इज जनरली कंसिडर्ड इन एनक्लोज पार्ट। एनक्लोज पार्ट में जनरली होने वाले सन एक्सपोजर वगैरह वाली बीमारियां नहीं होती। आपने कभी देखा है ऐसे, आपने खुद पे भी देखा रहेगा, टैनिंग देखा है कभी हाथ पे? जब तक, जहां तक आपने समझो आर्म तक, यानी मिड आर्म तक आपने कपड़े पहने रहेंगे, तो उसके नीचे आपकी स्किन ब्लैक होती है और उसके ऊपर आपकी गोरी होती है, मैक्सिमम लोगों में होते हैं। सो उसके ऊपर वाला जो रीजन रहता है दैट इज एनक्लोज, और उसके नीचे वाला जो रीजन है दैट इज सन एक्सपोज। ये ध्यान में रखें। तो एनक्लोज और ये होता है, एनक्लोज और सन एक्सपोज एरिया में वो डिफरेंस है। थिंग इज दैट सन एक्सपोज क्या है, एनक्लोज पार्ट में आपको फोटोडर्मेटाइटिस वगैरह बीमारी आपको नहीं दिखेगी, सन एक्सपोज एरिया में वो दिखेगी। तो कौन से रीजन पे ना, उस हिसाब से भी हमें डायग्नोसिस समझ में आना चाहिए। ओके, फोटोडर्मेटाइटिस आप स्टमक रीजन पे बोलोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेशेंट का स्टमक उतना सन एक्सपोज नहीं रहता। ओके, समझ में आया? दैट इज द थिंग, वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। स्वेटिंग पार्ट, ओवर स्वेटिंग पार्ट, इस हिसाब से वो आता है जहां पे बहुत स्वेटिंग होती है, वहां पे होता है। सी, यहाँ पे कुछ उसी हिसाब से है, दैट इज द वन ऑफ द, ये जो आप टिपिकल देख रहे हो, दैट इज द वन ऑफ द गूगल से लिया हुआ फोटो है। फ्लेक्सुरल आपको देखने के हिसाब से, सी फ्लेक्सुरल यानी आप देख सकते हो कि पॉप्लिटियल फोसा है, पॉप्लिटल रीजन है, क्यूबाइटल रीजन है, वहां पे आपको दिख रहा है, दैट इज द फ्लेक्सुरल। एटोपिक डर्मेटाइटिस वहां पे होता है। फंगल इन्फेक्शन, इंटरट्रिगो, आपके जो दो पैर के फिंगर्स रहते हैं ना, वहां पे इंटरट्रिगो होता है, कैंडुलर इंटरट्रिगो वहां पे होता है। टीनिया क्रूरिस ग्रॉइन रीजन पे होता है, एंड द इनवर्स सोरियासिस, ये भी फ्लेक्सुरल रीजन में होता है। अभी सन एक्सपोज एरिया मैंने बताया आपको, नेक रीजन है, नेक का नीचे का रीजन है, फेस रीजन है, हैंड का जो रीजन है, लेग का रीजन है। फोटोटॉक्सिक रिएक्शन, फोटोडर्मेटाइटिस, लूपस एरिथेमेटस, वायरल एक्सांथेमा, वो वहां पे होते हैं। एक्रो, एक्रो यानी मैंने आपको बताया कि फिंगर टिप्स, शुरुआत हैंड और फेस के वहां से शुरुआत होती है। तो पाल्मोप्लांटर सोरियासिस, एक्चुअली पाल्मोप्लांटर एक्रल से ज्यादा पाम्स और सोल में होता है। टिपिकल जो मैंने एक्रोफेशियल विटलिगो बोला, वो एक्रोडर्मेटाइटिस में देखते हैं। अभी ये जो एनक्लोज पार्ट में दिख रहा है, दैट इज द पीटियरिसिस रोजिया। रोजिया एक वायरल इन्फेक्शन है, वो जो दिख रहा है वो एनक्लोज पार्ट में दिखता है। क्लोथिंग कवर पार्ट जो आप टिपिकल देख रहे हो वो दैट इज क्लोथिंग कवर पार्ट, लेकिन वहां पे मिलियरिया, सोरियासिस, कॉन्टेक्ट में अगर किसी अंदर की चीज का कॉन्टेक्ट रहा, जो हम बोलते हैं ना कि मैंने अपने हमने फोटो देखा था ना निकल एलर्जी वाला, तो दैट इज द इनक्लोज पार्ट वहां पे, क्लोज पार्ट में। एंड एक्नीफॉर्मिक रैश इसमें वर्ड नहीं, लेकिन चेस्ट रीजन पे वगैरह रहने वाला। तो मुझे बताने का ये है कि कौन से रीजन में कैसा है, उस हिसाब से हमें एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से वहां पे डायग्नोसिस होने में फायदा होता है। कहाँ पे वो डिसीज डिस्ट्रीब्यूट है, उस हिसाब से हमें जानना जरूरी है। और हमने जो फर्स्ट चैप्टर में देखा एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड वगैरह, वहां से कौन सी डिसीजेस में ज्यादा, यानी फंगल इन्फेक्शन कहाँ का ज्यादा सीवियर हो सकता है, ये भी हमें समझ में आता है। देन कॉन्फ़िगरेशन, सी दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी ये वर्ड्स देखिए, सिर्फ लोकलाइज, जनरलाइज, ये मोर एडवांस वर्ड है। सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, डिस्क्रीट, ग्रुप, कोएलिजिंग एंड क्लीवेज पे। लोकलाइज लेशन, एक ही रीजन पे लेशंस रहना, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज। बहुत बार एक्जिमा जैसे लेशंस है, वो लोकलाइज एक ही रीजन पे रहते हैं। कभी कभी ये
प्राइनोडर्मा करके रहता है, वो लोकलाइज रीजन पे रहता है। प्राइनोडर्मा टिपिकल लोकलाइज रहता है। सी दिस इज द प्राइनोडर्मा, टिपिकल लोकलाइज ऑन अ वेयर ऑन योर एल्बोज, एक ही जगह पे रहता। जनरलाइज, जनरली पूरे बॉडी पे रहना, इक्टियासिस वल्गारिस रहता है वो जनरलाइज रहता है। आप ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है मुझे मालूम है, लेकिन लिख के रखो, बिकॉज ना जितना कंफ्यूजन होगा तो इतना आप पढ़ोगे और आप सामने लाओगे वर्ड्स। जनरलाइज पूरे बॉडी पे रहने वाला, इक्टियासिस वर्ग के पूरे बॉडी पे रहे। सिमेट्रिकल इक्वली रहना, सोरियासिस से बहुत बार सिमेट्रिकल, दोनों लेग रीजन को, दोनों एल्बोज रीजन को, दैट इज सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल सिंगल रीजन को रहना। हर्पिस जोस्टर ये असिमेट्रिकल रहते हैं, यानी एक ही रीजन से होते हैं, दोनों रीजन पे नहीं रहते। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी सम लेशंस यहाँ पे कुछ रहे, यहाँ पे कुछ रहे, यहाँ पे कुछ रहे, ऐसे रहे तो डिस्क्रीट। जनरली एक्जिमास वगैरह रहते हैं वो डिस्क्रीट हो सकते हैं। ग्रुप लेशन, एक साथ रहना, एक पुंजकेत की तरह रहना, जो हमने फ्राइनोडर्मा का, दैट इज द ग्रुप लेशन। कोएलिजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएलिजिंग? यानी ग्रुप का ही भाई है, 10-15 लेशंस एक साथ आके एक दूसरे से जुड़ना और एक ही लेशन दिखना। जो हमने लाइकन अमाइलाइडोसिस में बोलते ना, लाइकन अमाइलाइडोसिस, जो कहां पे हमने देखा था? उत्सेद युक्त त्वचा, उत्सेद युक्त त्वचा में, ध्यान में, वो लेशंस एक 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 रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ के एक संधा एक लोशन लेशन बनता है, उसको कोएलिजिंग बोलते हैं। मेनी लेशंस कम टुगेदर, उसकी वजह से एक संधा एक लेशन, उसको कोएलिजिंग बोलते हैं। क्लीवेज प्लेन इन बिटवीन, यानी हमने जो पीटियरिसिस रोजिया बोलते हैं ना, वो क्लीवेज प्लेन टिपिकल अपने चेस्ट रीजन पे रहने वाला उस हिसाब से दिखते हैं। थोड़ा सा ये एडवांस है, लेकिन थोड़ा आप डिसीएस जो मैंने नाम बताया ना उसको अगर नोट करोगे तो आपको समझ में आए कैसा है। इसी हिसाब से हमें जानना है जरूर हमें क्या है एट द एंड, एट द एंड हमें क्या करना है? डायग्नोसिस करना है, तो उसके लिए ही हमें जानना जरूरी है। देन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्ड एक साथ रहना उसको फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। फ्राइनोडर्मा एक साथ रहना उसको हम फ्राइनोडर्मा बोलते हैं। ये फ्राइनोडर्मा, फ्राइनोडर्मा विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है, एक साथ लेशंस रहे उसको ग्रुप बोलते हैं। स्कैटर्ड, एलर्जीज रहती है वो स्कैटर्ड रहती है। बहुत बार बेसिक डर्मेटाइटिस हम जिसको बोलते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, यानी एक नेक रीजन को रहना, थोड़ा सा चेस्ट रीजन को रहना, ऐसा है। एनुलर यानी सर्कुलर टाइप रिलेशन है उसको एनुलर बोलते हैं। एंड लास्ट इज लीनियर, एपिडर्मल वेरिकोसा नेवस, ये लीनियर, लीनियर यानी एक लाइन में रहना, एक लाइन में रहना, इसको लीनियर लेशन बोलते हैं। लीनियर, एपिडर्मल वेरिकोसा नेवस, ये लीनियर एक लाइन में लेशन है। तो हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पॉइंट खत्म किया। ग्रुप्ड एक साथ रहना, ग्रुप प्राइनोडर्मा है। इवन हर्पिस जोस्टर दैट इज आल्सो ग्रुप्ड, एक साथ वेसिकल्स रहते हैं। स्कैटर्ड यानी एक लेशन नेक रीजन पे है, एक रीजन चेस्ट रीजन पे है, एलर्जी है या एक्जिमास है, वो डर्मेटाइटिस है। एनुलर सर्कुलर टाइप ऑफ लेशंस रहना, सर्कुलर टाइप, इवन फंगल इन्फेक्शन में भी है, सोरियासिस में भी है। लीनियर, एपिडर्मल वेरिकोसा नेवस, एक लाइन में लेशन रहना उसको लीनियर बोलते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन लीनियर पैटर्न में, लीनियर पैटर्न में एक लाइन में होना उसको ये बोलते हैं। तो थिंग इज दैट हमने जो पॉइंट देखे उसमें मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये हिसाब से हमने पॉइंट देखे। इसको सबको हमने एक साथ देखना है, यानी हमने क्या देखा? हमने, मैं क्या एग्जांपल देता हूं, देखो हमने वेसिकल्स देखे, ओके, वेसिकल्स यानी वो फ्लूइड फील्ड है, बराबर है, वो वेसिकल्स है। वो मैंने यूनिलैटरल देखे, ओके, वो मैंने सी वो मैंने ग्रुप्ड में देखे, ग्रुप्ड में देखे। ग्रुप यानी एक साथ वेसिकल है, एक साथ है, क्या है? वेसिकल है, बरोबर है। वो यूनिलैटरल है यानी एक ही रीजन पे है, ओके। बाकी पेन उसमें है, सब है, बर्निंग है, वो सब है। तो और वो एनक्लोज पार्ट पे है, चेस्ट रीजन पे है। सो हमारे दिमाग में आता है, फर्स्ट आता है कि इट मे बी अ फॉलिकुलर, लेकिन फॉलिकुलरिटिस में पस है। देन मे बी मोलुस्कम, लेकिन मोलुस्कम में फ्लूइड नहीं बोलता, दूसरी चीज है। देन हर्पिस जोस्टर, नागिन जो बोलते हैं ना, वो उससे मैचिंग करता है। यानी हमारे सामने जो कोई लेशंस आते हैं, समझो हमारे सामने नागिन या हर्पिस जोस्टर आ गया तो हमें कैसा दिखाई देगा?
फ्लूइड फील्ड दिखाई देगा, यस दिखाई देगा। देन वो एक साइड को यूनिलैटरल है। देन ग्रुप वेसिकल्स है, यस इट इज ग्रुप वेसिकल। सो दैट इज कॉल्ड, इस हिसाब से हमें हर्पीज जोस्टर को देखना है। हमने आयुर्वेदिक पॉइंट तो ले लिए, मैं आपको इस हिसाब से बोल रहा हूँ बिकॉज मॉडर्न पॉइंट डिफिकल्ट जाते हैं, इजी है लेकिन फिर भी पैचअप करने में डिफिकल्ट जाते हैं। अभी मैं देखो क्या बोलता, हमारे सामने लाइकेन अमाइलोइडोसिस का फोटो है। अगर आपका अभी अभी आपके पास मोबाइल है तो तुरंत देख लीजिए, लाइकेन अमाइलोइडोसिस एक दूसरे से जुड़ा हुआ लाइकेन अमाइलोइड लेग रीजन का है। तो क्या हो रहता है, पैप्यूल्स है, बराबर है, पैप्यूल्स है। और वो कौन सी रीजन पे है? नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। नहीं, मैं आपको फोटो दिखाई नहीं, आप अपने मोबाइल में देखो, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने मोबाइल में देखो लाइकेन अमाइलोइडोसिस। हमने उत्सेद युक्त में ये देखा था, तो लाइकेन अमाइलोइडोसिस सामने दिख रहा है हमें, आपके मोबाइल में रह गया, आप बाद में भी देख सकते हो। समझो लेग रीजन पे, यानी एक्सपोज रीजन पे है, कहाँ पे, म्हणजे सन एक्सपोज नहीं, एक्सपोज रीजन पे है, लेग रीजन पे है समझो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कैसा, वो एक दूसरे से जुड़ के एक बड़ा थिक लेशन बना है, दैट इज कोएलिजिंग, ऐसे बना है। सो ऐसे हमें लेशन को देखना है। हम जब देखते हैं तो हमें क्या देखना जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ। लाइकेन अमाइलोइडोसिस मैंने ऑलरेडी डायग्नोसिस आपको बताया, लेकिन हमारे सामने जब लेशंस रहते हैं ना, तो हमें उसको इस हिसाब से देखना जरूरी है। ये जो एग्जांपल्स है ना, वो इसी हिसाब से। अभी समझो मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, फ्राइनेडोर्मा आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? It is a like, it is a macule? No. It is a papule? Yes, it can be a papule. It is a pustule? No, it is not a pustule. It is a wheel? It is not a. So papule हो गया, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा वो कैसा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, सो इट इज अ ग्रुप्ड है, एक साथ जुड़ा हुआ है। स्पेसिफिक रीजन पे है क्या, तो स्पेसिफिक रीजन पे है। बायलैटरल है क्या, तो बायलैटरल है। स्पाइक जैसा दिख रहा है तो स्पाइक, तो दैट इज द डायग्नोसिस, दैट इज कॉल्ड फ्राइनोडर्मा। ऐसे हमें डायग्नोसिस करना है। समझो, ऐसे कोई लेशंस है, पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर बटक रीजन पे है, दुख रहा है, पेनफुल है, आपने देखा, क्या देखा आपने, ऐसा एक व्हाइटिश कलर्ड इनसाइड और बाजू में रेड कलर हुआ, ऐसा दिख रहा है। तो वहां पे क्या है, ये पैप्यूल है, इट इज अ पुष्युल, इट इज अ पुष्युल, और वहां पुष्युल यानी पस भरा हुआ है, सो नेचुरली वो पेनफुल रहेगा। कौन से रीजन पे है, इट इज अ क्लोज पार्ट, बटक रीजन पे है, कहाँ पे है, सो इट इज अ पेनफुल, इट इज अ पेनफुल। एक ही लेशन है तो ग्रुप, बाकी सब चीजें नहीं है, तो मे भी दो चार रहे तो ग्रुप भी हो सकते हैं, तो दैट इज द पेनफुल। सो पस भरा हुआ है, दैट इज द फॉलिकल, इस हिसाब से हमारा डायग्नोसिस होता है। ऐसे कोई भी हमारे सामने जो पिक्चर रहता है ना, तब जाके हमें समझ में आता है कि होता है। सिबेशियस सिस्ट, अभी यहाँ पे एपिडर्मोइड मेरे वर्ड है, सिबेशियस सिस्ट नेक रीजन है, नेक रीजन पे एक एलिवेशन है जो स्किन से रेसिलियंट है, यानी आप हाथ लगाओगे तो ऐसे लगेगा वो स्किन ने से पकड़ा हुआ है अंदर से, और ऊपर ऊपर का रीजन हिल रहा है, जो क्लोज सैक, उसको पंक्टम है, नहीं एक उसमें एक छिद्र है, आप देख सकते हो यहाँ पे छिद्र है, उसको पंक्टम बोलते हैं, वैसा रीजन पे है, अंदर कुछ तो भरा हुआ है, तो वो सिस्टिक ग्रोथ है, बड़ा है ग्रोथ, सिस्टिक ग्रोथ ये बड़ी रहती है। ग्रुप वगैरह कुछ उसमें आते नहीं, बिकॉज वो सिंगल है, सो ग्रुप्ड है। बहुत बार शरीर पे बहुत सारे लोगों पे लाइपोमा रहते हैं, तो दैट इज स्कैटर्ड, लेकिन उसमें लाइपोमा यानी फैट ग्रंथि रहती है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डायग्नोसिस पार्ट, यानी स्कैटर्ड रह के भी ऐसा है। सो लाइपोमा, सॉरी एपिडर्म, सिबेशियस सिस्ट है, नेक रीजन पे है, सिस्ट है, ग्रुप वगैरह कुछ नहीं। अभी ये नेक रीजन का आप उसको सन एक्सपोज एरिया में बोल सकते हैं, लेकिन उसमें उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज उसके वजह से कुछ उसका रिलेशन है सन एक्सपोज से। सो ऐसे हम एक एक चीज को डायग्नोसिस कर सकते हैं। देन आगे लास्ट पॉइंट है अदर्स। अदर्स पॉइंट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ईचिंग, बर्निंग, क्रॉनिसिटी, रिकरेंस, स्केल्स, चेंज विद टाइमिंग, चेंज विद एनवायरनमेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग, ये सब हमने पॉइंट्स ऑलरेडी देखे, तो शायद ये पॉइंट लेने की जरूरत है। उसमें सिर्फ आपको रिकरेंस बताता हूँ। सोरियासिस ये रिकरेंट होने वाला डिसीज है, होता है, लेकिन आप उसको परफेक्टली ट्रीट करो, या उसको हम जो मैं उसको बताऊंगा आपको, बार बार शोधन करना या बहुदोष वगैरह क्या चीजें रहती है, वो करेंगे तो रिकरेंस होने के चांसेस कम रहते हैं।
चेंज विद द टाइमिंग, चेंज विद द टाइमिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है शीत पित्त या अर्टिकेरिया। बहुत बार दिन के टाइम में कुछ नहीं रहता, लेकिन स्पेशली जब ठंडा टाइम रहता है, रात के टाइम में रहता है, तो अर्टिकेरिया ज्यादा फ्लेयर अप होता है। फंगल इन्फेक्शन, दिन भर में कुछ तकलीफ नहीं होती, जब भी ध्यान जाता है, कपड़े निकालते हैं या रात को सोने को जाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन मोर एग्रीवेट, एक्चुअली फंगल नहीं एग्रीवेट होता, ईचिंग एग्रीवेट होता है। तो दैट इज द चेंज विद द टाइमिंग। सो हर्पीज जोस्टर के पेशेंट रहते हैं, उनमें रात को अच्छा लगता है, लेकिन दिन में बहुत बर्निंग होती है बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड ऑल दैट। एज अ चेंज विद द टाइमिंग। देन लास्ट पॉइंट या लास्ट जो हम केस का कंक्लूजन करेंगे, दैट इज दीज पॉइंट्स। संप्राप्ति घटक, दोष, गुण निरूपण। अभी हमने वात पित्त कफ इसको कैसे करना है, ये आज ही आपका फाइनल नहीं होगा, बिकॉज हम जो प्रॉपर डिसीज देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे उसको फाइनलाइज किया है। हमने इवन देखे कि बाबा श्राव वर्णय वातज के हिसाब से या कफ वातज के हिसाब से है, कृष्ण वर्णय वातज के हिसाब से है, ताम्र वर्णय पित्तज, ये ठीक है, लेकिन उसको फाइनलाइज करने के भी त्वचा के जो सिम्टम्स हैं वो हमें लेने हैं। ध्यान में रखिए, वो आप प्रॉपर डिसीज जब पढ़ेंगे ना हम, जो 7th लेक्चर में, तब आपको ये और अच्छी तरह से वो समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ इस हिसाब से। वात पित्त कफ, सिर्फ हमें ना कफ पित्त और वात ये जानना जरूरी नहीं है, तो कोई भी डिसीज कफ वातज या पित्त वातज जानना जरूरत नहीं, लेकिन उसके और अंशांश कल्पना में जाना जरूरी है। यानी वात के वृक्ष चल वगैरह गुण है, हमेशा सब गुण बढ़ते हैं क्या? तो एक्चुअली सब गुण नहीं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक गुण ज्यादा बढ़ते हैं। यानी हम जब वृक्षता देखते हैं तो उसमें चल वगैरह गुण का बहुत संबंध नहीं आता, लेकिन शीत पित्त देखते हैं तो उसमें चल गुण का संबंध आता है। बराबर है। जब हम ये करते हैं, बहुत सिक्रीशंस रहते हैं, तो कफ और पित्त के दोनों, पित्त के द्रव गुण रहते हैं, लेकिन वही सिक्रीशंस नहीं रहे, उसमें बहुत थिकनेस रहा, तो वहां पे स्त्यानता, स्थिरत्व ऐसे हमें दिखता है, गौरवत्व ये हमें दिखता है। तो ये स्पेसिफिकली वात के जो गुण है, इवन पित्त के उष्ण तीक्ष्णत्व है, द्रवत्व, सरत्व है। बहुत बार हमें जो हमने ये देखे ना, निकल एलर्जी के फोटो देखे, उसमें जो नवीन अवस्था है या एनोशाउलिन पर्पिला, उसमें उष्ण तीक्ष्णत्व ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो क्रॉनिसिटी रहती है, समझो वही एक्जिमा जो निकल एलर्जी की थी, उसमें जब हम क्रॉनिसिटी, तो उसमें पित्त के हमें सामावस्था वगैरह जैसी है, उसमें ये चीजें दिखती है, सामावस्था दिखती है, लेकिन द्रवत्व द्रवत्व वहां पे दिखता नहीं है। मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ उसको, समझो कोई फोटोडर्मेटाइटिस जैसा पेशेंट है, यानी कोई सनलाइट में जाके आया और वहां पे रेडनेस हुआ, तो वहां पे उष्ण तीक्ष्ण तो दिखता है, लेकिन वही कोई नीचे पैर के यहाँ पे अल्सर रहा और वहां पे बहुत सारा सिक्रेशंस रहता है, बहुत सारा जो वाटरी है, तो वहां पे पित्त का द्रवत्व रहा, कफ भी उसका हो सकता है। अभी एक द्रवत्व वगैरह चीजें, यानी द्रवत्व एक पित्त का भी पॉइंट है, कफ का भी पॉइंट है, थोड़ा कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि त्वचा रोग में ऐसा है कि क्लेद ये पॉइंट है, ये दोनों जगह पे आता है, पित्त में भी आता है और कफ में भी आता है। हमें हमेशा लगता है क्लेद पॉइंट सिर्फ कफ में रहता है, लेकिन स्पेशली त्वचा रोग में पित्त और कफ में दोनों में रहता है। तो कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्पेसिफिक गुण बढ़े हुए है ना, ये भी हमें जानना जरूरी है। ओके, मैंने आपको कफ के बारे में स्पेशली बताया, कफ के समझो बहुत द्रव, वहां पे सिक्रीशंस है, सब है, तो वहां पे कफ का द्रवत्व वगैरह बढ़ा है, बहुत हार्ड है, तो वहां पे कफ के गौरवत्व, स्थिरत्व ये बढ़े है, और उसके साथ वात, यानी वात के रुक्षता ये सब है, उसके साथ हार्डनेस है, तो कफ का हार्डनेस आ गया, एक साथ आ गए, तो इस हिसाब से वो कफ वातज हो गया। ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम जब प्रॉपर डिसीजेस में जाएंगे तो हमें वो कैसे उसको ये करना है वो हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगी, कफ वातज, कफ पित्तज। फिलहाल हमें, जब हम डायग्नोसिस पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तो हमें सिर्फ मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, वो आप ध्यान में रखो, बाद में वो कैसे एक्चुअली करना है समेशन, वो में हम देखेंगे। देन स्त्रोतस, दुष्य, स्त्रोतो दृष्टि, स्त्रोतस कौन सा है, जनरली रसव, रक्तव, कौन सा भी रहेगा, केश रिलेटेड रहेगा तो अस्थिव वगैरह स्त्रोतस है। दुष्य त्वक, रक्त, मांस, अंबु या और कोई दुष्य रहेंगे तो
स्रोतोदुष्टि, विमार्ग गमन वगैरह ऐसे कुछ रहा तो मल, स्वेद है, मूत्र है, मल है, इस हिसाब से जनरली स्वेद रह सकता है। बैलेनोप्रोस्टेटिस अगर जैसे डिसीज रहे तो मल में मूत्र, कौन सा मल रहता है, मूत्र, ये मल रहता है। उद्भव स्थान जनरली जो निज हेतु रहेंगे, शारीरिक हेतु रहेंगे, तो वहां पे अभ्यंतर आहार विहार से रहेंगे तो उद्भव स्थान ये आमाशय रहता है। और व्याधि स्थान यानी व्यक्त स्थान कहाँ पे रहता है, ऑफकोर्स त्वचा में रहता है। व्याधि अवस्था हमने देखा उत्तान है, गंभीर है, नवीन है या जुनी है, आशुकारी है या चिरकाली है। व्याधि मार्ग ऑफ कोर्स बाह्य व्याधि मार्ग है। हमें 3 मार्ग मालूम है, मध्यम मार्ग, कोष्ठम मार्ग और बाह्य मार्ग, तो ऑफकोर्स ये बाह्य मार्ग में आता है। उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस कुछ होते हैं क्या? कॉम्प्लिकेशंस यानी क्या होना, बेसिकली समझो फंगल इन्फेक्शन है, वो आके जाके सेकेंडरी उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। हर्पीज जोस्टर होने के बाद पेशेंट में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होने के चांसेस है। सोरियासिस आगे जाके लाइकेनी यानी बहुत हार्ड स्टोनी टाइप ऑफ सोरियासिस होने के चांसेस है। वेट एक्जिमा आगे जाके हार्ड ड्राई एक्जिमा में कन्वर्ट होता है और वो आगे जाके और थिक चीजों में यानी थिक स्किन में कन्वर्ट होता है, दैट इज द उपद्रव। उदर का यानी त्वचा रोग में जो भी कभी 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 आती है, यानी विरूपता हम जो बोलते हैं ना, वो एक तरह की उदर्क है। यानी त्वचा रोग में एट द एंड क्या है, हमारे पास पेशेंट क्यों आता है, कोई चीज का तो उसका अच्छा नहीं लगता, तो त्वचा रोग शरीर में क्या निर्मित करती है, उसमें क्या चेंजेस करती है, क्या उदर यानी विरूपता तैयार करती है। विरूपता इज वन ऑफ द थिंग। उदर का और उपद्रव उसमें वैसा देखा जाए तो बहुत कोई डिफरेंस है नहीं, टेक्निकल डिफरेंस है, लेकिन बहुत आपको ये पॉइंट ना समझ में तो भी चलेगा। लेकिन उपद्रव ध्यान में रखिए। कॉम्प्लिकेशंस, एक्ने के बाद स्कार, ये रहा कॉम्प्लिकेशन। फंगल इन्फेक्शन पे सेकेंडरी बैक्टीरिया, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। herpes zoster post herpetic neuralgia, that is the one of the complication. एक्ने बहुत बड़े होना, उसको नोडुलर एक्ने बोला, दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। जो हमने हर्पिस जोस्टर देखा वही अगर आई रीजन पे रहा, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस वगैरह, दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। ये ध्यान में रखिए। तो कॉम्प्लिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्याधि व्यवच्छेद कभी भी ध्यान में रखते समय हम जो पॉइंट देखते हैं तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट 3 डायग्नोसिस रहने जरूरी है। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर है, वो स्टमक रीजन पे है, ये सब चीजें हैं, तो हम हमारे दिमाग में एक है कि हर्पिस जोस्टर हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, मोलस्कम कॉन्ड्रोकैटवानी, एनीथिंग। दोष दुष्य में हो सकता है ये पित्तज है, कफवातज है, कफ पित्तज है, इस हिसाब से। एंड द फाइनल थिंग कि हमने हर्पिस जोस्टर उसको लिया, देन उसको पित्तज हमने ये किया, दैट इज द व्याधि विनिश्चय। ये रहा व्याधि विनिश्चय। व्याधि व्यवच्छेद या तीनों को आप अच्छी तरह से ये करो और बाद में फाइनलाइज करो, दैट इज द व्याधि विनिश्चय। ओके, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी आपने समझो ये पढ़ा, आपको कंफ्यूजन होना ही जरूरी है। क्यों आपको बताओ, बिकॉज ना जब तक आप एक्चुअल में कि यानी ये क्यों करना है, आपको सब कुछ पॉइंट्स लगे रहेंगे कि अरे सर ने पॉइंट्स पटक से ले लिए, ये नहीं। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स उस जहां पे स्ट्रेस देना है ना, वो पॉइंट्स अच्छी तरह से पढ़ो ही, बिकॉज ना वो डिसीज के हिसाब से या डायग्नोसिस करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे हेतु वगैरह पॉइंट्स कुछ नहीं लिए, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हेतु वगैरह चीजों पे हमेशा हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये अगर आप जब तक ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो यानी ये चीजें आप जब तक आत्मसात नहीं करोगे ना, तो आपको तब तक आपको जो भी हमारे सामने स्किन डिसीज उसको विजुअलाइज आप नहीं कर पाओगे। पहले ये लेने को, यानी आप समझो आपने केस पेपर यूज करना शुरुआत किया, तो आपको पहले शायद केस लेने को 20 मिनट लग सकते हैं। जैसे जैसे आप यूज टू हो जाओगे ना, बार बार यूज करना पड़ोगे ना, तो आपका यही केस पेपर 5 मिनट में हो जाएगा। और यूज टू हो जाएगा तो आपको केस पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो पॉइंट्स हो जाएंगे, मुझे क्या देखना है एक्चुअली, वो आपको एक बार समझ में आए। इज अ टाइम ऑफ प्रोसेस, ये जो है सीखना है ना, ये प्रोसेस है। ये स्टैंडर्डाइज केस पेपर है, लेकिन एट द एंड इसका क्या है फाइनलाइज, मुझे डायग्नोसिस करना आना चाहिए। दैट कैन बी अ स्पॉट डायग्नोसिस, दैट कैन बी अ प्रॉपर, जो हम बोलते हैं दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, किसी भी तरीके से, लेकिन डायग्नोसिस होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें कुछ तो एक बोलते हैं ना क्राइटेरिया मालूम रहना चाहिए कि
हम किस हिसाब से जाए, ये जो केस पेपर के जो पॉइंट्स है ना वो लेके आप जा सकते हो। ओके, और जाके आप फाइनल डायग्नोसिस या डायग्नोसिस तक जा सकते हो। हमेशा डायग्नोसिस 100% परफेक्ट रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि क्या है, हमें एट द एंड जाके चिकित्सा करनी है। कभी कभी चिकित्सा करते समय भी मॉडर्न वालों ने भी, आयुर्वेद वालों ने भी, आयुर्वेद में भी उसको समराइज किया है। मैंने मॉडर्न वालों ने कुछ स्पेसिफिक चीजों में किया, हमने भी स्पेसिफिक चीजों में किया है। सो वो अगर हमें हमें ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आएगी, या दैट इज द समरी एंड दैट इज द ट्रीटमेंट, दैट इज द थिंग, ये हमारी मुझे ट्रीटमेंट की सक्सेस की है। हमेशा नहीं कि हर एक के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट, कैसे हमें उसको समराइज करना है वो हमें समझ है। तो हमने आज पहले केस पेपर देखा, केस पेपर के हिसाब से हमने स्किन को कैसे विजुअलाइज करने या डर्मेट के कंडीशंस को कैसे, ये हमें समझ में आ रहा है। तो आप यूज करना शुरुआत करो, मैंने ऑलरेडी केस पेपर ये ग्रुप में शेयर किया है। ओके, तो वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये आप क्लिनिक में यूज करना शुरुआत कीजिए। कंफ्यूजन होगा, ये होगा, होने दो, लेकिन आपको एक्चुअल में कृष्ण वर्ण क्या है, हरित वर्ण क्या है, कौन सा कलर का है, उच्छेद युग, या एटलीस्ट क्या चीज है ये तो समझ में आएंगे। ये आगे वाले पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो भी चले, लेकिन एक्चुअल क्या देखना है वो तो समझ में आएंगे। नहीं तो क्या है, ये क्या फोटो है, इसमें क्या करना है, मुझे समझ क्या देखना है वो समझना जरूरी है। गोल है, चौकोना है, तिकोना है, कलर कौन सा है, उसमें स्केल, ये अगर ये भी समझ में आ गया ना तो भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बहुत सारे, 2 लेक्चर उसमें बहुत सारे डिसीजेस देखेंगे, बट 50 डिसीजेस देखेंगे। ओनली डायग्नोसिस, ओनली डायग्नोसिस, हमें क्या विजुअलाइज करना है और उसको कैसे डायग्नोस, उस हिसाब से जो डायग्नोसिस ट्रिक्स इस हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद और एक लेक्चर, और उसके बाद जब प्रॉपर डिसीज समझ में आएंगे तो ये 6 लेक्चर का समेशन आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे हमें डिसीज देखना है और हमारी ट्रीटमेंट ऐसे फाइनलाइज होती है। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुनाइट, थैंक यू। Any questions? That This only case conference paper. will now be recorded. Not of these points, but एक केस पेपर है, उसको उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे आपके। तो वो नेशनल केस राइटिंग में उसको मुझे प्राइज भी मिला था। वो जो इक्तियासिस वल्गैरिस की एक केस है वो मैं आपको ग्रुप दूंगा, वो आप पढ़ो, उसमें आपको ट्रीटमेंट भी मिल जाएगी, टोटली सब सब मिल जाएगा वहां पे। केस पेपर का जो ये है जो है तो मैं फिर से ग्रुप पे भेजता हूँ, और वो इक्तियासिस वल्गैरिस केस भी पढ़ दे भेजता हूँ। वो भी आप स्टडी कीजिए, केस पेपर भी स्टडी कीजिए, वो केस भी आप स्टडी कीजिए।